बाबू जगजीवन राम डिप्रेस क्लासेस लीग के अध्यक्ष थे उस समय। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि डिप्रेस क्लास के लीग के वर्किंग कमेटी ने 15 अप्रैल से 15 मई के बीच पटना में प्रांतीय अधिवेशन करने का निर्णय लिया है और आपको बुलाने का भी निर्णय लिया है। यहाँ निमंत्रण है डॉक्टर अंबेडकर को कि आप पटना आए। कि हमारे यहाँ डिप्रेस क्लास का आंदोलन बहुत लेट शुरू हुआ है और बहुत कम संगठन है, लेकिन हाल के चुनाव में हमें जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उससे लगता है कि यदि अगले 5 साल हम मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। मतलब डॉक्टर अंबेडकर और जगजीवन बाबू अगर मिल के काम करते तो उनको चुनाव में जीतने की यहाँ पे उम्मीद थी। जगजीवन बाबू अंबेडकर साहब की किताब का हिंदी में अनुवाद करना चाहते थे। आप सबका शुक्रिया कि आप देख रहे हैं और लंबा देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि अंबेडकरनामा ज्यादा से ज्यादा देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। कीप शेयरिंग एंड वॉचिंग अंबेडकरनामा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहरहाल आज बाबू जगजीवन राम स्मृति दिवस, परिनिर्वाण दिवस, और आज का जो एपिसोड है उसका नाम है जगजीवन का पत्र अंबेडकर के नाम। अमूमन लोग समझते हैं कि जगजीवन बाबू और अंबेडकर साहब में लगातार शुरू से ही झगड़े रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होता था और जगजीवन राम अंबेडकर से बॉम्बे में मिले भी थे। तो विस्तार से जब शोध करूंगा तो विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आज मैं एक चिट्ठी का जिक्र करने जा रहा हूं और चिट्ठी लिखा हुआ है 8 मार्च 1937 को। उस समय सरकार 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से पहली प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन चुकी थी। उस समय बाबू जगजीवन राम ने डॉक्टर अंबेडकर को यह पत्र लिखा था और जिससे पता चलता है कि दोनों के बीच पत्र व्यवहार होता था। तो इस पत्र का कंटेंट क्या है ये मैं आपके सामने अभी साझा करने वाला हूं। उन्होंने लिखा कि 3 फरवरी को लिखा गया आपका पत्र मिला। डॉक्टर अंबेडकर ने जगजीवन बाबू को पत्र लिखा था 3 फरवरी को। यदि आपके पास कास्ट की कॉपी हो, कास्ट अर्थात एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की कॉपी हो, तो कृपया भेजने का कष्ट करें ताकि उसका अनुवाद कार्य कर सकूं। जगजीवन बाबू अंबेडकर साहब की किताब का हिंदी में अनुवाद करना चाहते थे। जैसा कि आपने इच्छा जाहिर की है, मैं उन उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट भेज रहा हूं जिन्होंने चुनाव लड़ा है। मैं स्वीकार करता हूं कि हमने कांग्रेस के साथ समझौता किया है और हमारे 9 लोग जीते हैं। उम्मीदवारों ने, मतलब जो उनके जगजीवन बाबू के उम्मीदवार थे, उम्मीदवारों ने लीग और कांग्रेस के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, विथ सर्टेन रिजर्वेशन। शायद आप जानते ही होंगे कि कांग्रेस को छोड़कर और भी कोई पार्टी यहां संगठित दल नहीं है और कोई पार्टी संगठित नहीं है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मंत्री सर गणेश दत्त सिंह ने अपनी पार्टी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वे सफल नहीं हुए। नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन हुआ था, प्रोविंशियल इलेक्शन बिहार में, उसकी बात कर रहे थे। उस इलेक्शन में कांग्रेस जीती थी और श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, वो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। तो यहां लिखते हैं कि नॉमिनेशन 3 नवंबर 1936 तक था, इसलिए अंतिम क्षण में, लास्ट आवर, 29 अक्टूबर 1936 को कांग्रेस से समझौता करना पड़ा। आगे लिखते हैं कि हमारे यहां डिप्रेस क्लास का आंदोलन बहुत लेट शुरू हुआ है और बहुत कम संगठन है, लेकिन हाल के चुनाव में हमें जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उससे लगता है कि यदि अगले 5 साल हम मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। मतलब डॉक्टर अंबेडकर और जगजीवन बाबू अगर मिल के काम करते तो उनको चुनाव में जीतने की यहाँ पे उम्मीद थी।
आगे लिखते हैं, एक इलाहाबाद और लखनऊ की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि आप इलाहाबाद वाले बलदेव प्रसाद जायसवाल को जानते हैं। वे पटना आए और यहां पे वो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया है कि कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता दीवान बहादुर श्रीनिवास करेंगे और आप भी उसमें शामिल होंगे। न तो मैं सच्चाई जानता हूं, न ही मैं इस आदमी पे भरोसा करता हूं। जायसवाल पे वो भरोसा नहीं करते थे और उसका कारण दे रहे हैं कि पिछले वर्ष लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था और जायसवाल इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु थे। मैं इस उम्मीद से लखनऊ गया था कि वहां आपसे मुलाकात होगी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अब जायसवाल मुझसे सहायता चाहते हैं, लेकिन मैं खुलकर सहायता नहीं कर सकता और यदि आप नहीं आएंगे तो मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। कि कंडीशन था कि अगर डॉक्टर अंबेडकर वहां आएंगे तो मैं मदद करूंगा, नहीं आएंगे तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता। 9 से 11 अप्रैल तक जायसवाल का यह कॉन्फ्रेंस होगा। बिहार का कोई भी व्यक्ति इसके साथ नहीं है और सब गतिविधियों की देखभाल ईसाई मिशनरी ही कर रहे हैं। बाबू जगजीवन राम डिप्रेस क्लासेस लीग के अध्यक्ष थे उस समय। तो यहां पे आगे कह रहे हैं कि डिप्रेस क्लास के लीग के वर्किंग कमेटी ने 15 अप्रैल से 15 मई के बीच पटना में प्रांतीय अधिवेशन करने का निर्णय लिया है और आपको बुलाने का भी निर्णय लिया है। यहां निमंत्रण है डॉक्टर अंबेडकर को कि आप पटना आए, कि आपके आमंत्रण का भी निर्णय लिया है। यदि आप जायसवाल के कार्यक्रम में आएंगे, जिस पर मुझे संदेह है, डाउट है, तो आपके सुविधा अनुसार 12 अप्रैल को कार्यक्रम करेंगे। जल्दी से जल्दी सूचना देने की कृपा करें कि आप जायसवाल के कार्यक्रम में आ रहे हैं या नहीं। एक बात और बताना चाहता हूं कि जायसवाल के कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। जिस तरह लखनऊ में उन्होंने किया था, वैसे ही यहां भी हजारों मुसलमान और ईसाई को आमंत्रित करेंगे। मैं ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हूं। मैं जेन्युइन डिप्रेस क्लासेस के कॉन्फ्रेंस का पक्षधर हूं। ये बातें उन्होंने लिखी और जो निमंत्रण डॉक्टर अंबेडकर को मिला था जाने के लिए जगजीवन बाबू की ओर से, डॉक्टर अंबेडकर गए कि नहीं गए, यह शोध का विषय है। कई साथी जो सुन रहे होंगे, इतिहास में शोध कर रहे होंगे, कृपया बिहार आर्काइव में जाएं, थोड़ा पता लगाएं कि वहां पर कुछ इस तरह की सामग्री है। 1938 में डॉक्टर अंबेडकर वहां आए थे या नहीं। लेकिन एक भ्रांति है कि लोग कहते हैं कि 1951 में पहली बार डॉक्टर अंबेडकर गए थे बिहार। यह मिथक है। डॉक्टर अंबेडकर 1932 में ही पटना गए थे। आप जानते होंगे कि जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 15 जनवरी 1932 को इंग्लैंड से चले और 29 को बंबई पहुंचे। लॉर्ड लोथियन की अध्यक्षता में फ्रेंचाइज कमेटी बनी थी कि जिसका कार्य यह देखना था कि वोटिंग की जो शर्तें हैं वो क्या आधार हो। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उस कमेटी के लिए पूरा प्रश्नावली तैयार किया था और कई डिप्रेस क्लासेस के संगठनों को और व्यक्तियों को भेजा था। इसके बाद वो दिल्ली आए, लोथियन कमेटी के सामने पेश हुए। जगह जगह डॉक्टर अंबेडकर का भव्य स्वागत किया गया, आयोजन किया गया और दिल्ली से फिर लखनऊ गए और लखनऊ से पटना पहुंचे। डिप्रेस क्लास के लोगों ने हर जगह डॉक्टर अंबेडकर का समर्थन किया। तो बिहार आगमन का प्रमाण कैसे मिलता है कि 13 फरवरी 1932 को बंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल और ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी G.A. गवई थे, उन्होंने पत्र लिखा था और इस पत्र में जो जगह का नाम है वो पटना है। अगर आप देखना चाहें
तो वॉल्यूम 17 पार्ट 2 इंग्लिश वाला पेज नंबर 127 पर इसका रेफरेंस है। और जो चिट्ठी मैंने पढ़ा है उस चिट्ठी को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका रेफरेंस भी देता हूं कि ये है वॉल्यूम 17 पार्ट 2 पेज नंबर 529, आप देख सकते हैं। और अब एक और सूचना आपको देना चाहता हूं कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम के बीच खटपट का प्रमाण कहां से आ रहा है। तो ये बात है कैबिनेट मिशन की समय की, और इसका रेफरेंस ये मैं देता हूं पेज नंबर वॉल्यूम 17 पार्ट 2 पेज नंबर 505 पर आप देख सकते हैं कि वहां पे कैबिनेट मिशन के सामने कई लोगों के साक्ष्य हुए थे। तो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस लीग के प्रतिनिधि की हैसियत से उसमें जगजीवन राम, राधानाथ दास और पृथ्वी सिंह आजाद ने अपना संयुक्त ज्ञापन दिया था। और उस संयुक्त ज्ञापन के जो कुछ कंटेंट है वो मैं आपको पहले सुनाता हूं। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम ने जो पॉइंट्स रखे थे अलग से, उसको मैं बताता हूं। तो जो ज्ञापन दिया गया था उसका मजमून, उसका क्रक्स ये है कि देश की एकता अखंडता को चोट पहुंचाने वाले किसी भी प्रस्ताव का विरोध, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन से अल्पसंख्यक समस्या का समाधान नहीं, बल्कि इससे अन्य समस्याएं ही उत्पन्न होंगी। नए संविधान में ऐसे प्रावधान हो जिससे अल्पसंख्यक शेड्यूल कास्ट के हित के साथ साथ उनकी भाषा, संस्कृति इत्यादि की रक्षा हो सके। आंतरिक सरकार के अंतर्गत एक समुदाय के हित पर कि दूसरे समुदाय को वरीयता न दी जाए। यदि वरीयता देने का निर्णय हो तो शेड्यूल कास्ट को भी वरीयता मिले। अंतरिम सरकार को रक्षा, वित्त और विदेश मामले में कानून बनाने का अधिकार हो। अंतरिम सरकार के सदस्य प्रांतीय मंडल के सदस्य द्वारा निर्वाचित हों, जो एमएलएस थे। अल्पसंख्यक और शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशल प्रोविजन हो। इसके बाद जगजीवन राम ने कहा था कि अंबेडकर के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और डिप्रेस क्लासेस लीग, मतलब जगजीवन बाबू के डिप्रेस क्लासेस लीग में अंतर यह है कि फेडरेशन मानता है कि शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है, बल्कि अपने आप में एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है, जबकि लीग मानता है कि शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू हैं और हिंदुइज्म के लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। एससी शेड्यूल कास्ट के लोगों को देश के अन्य लोगों के स्तर पर लाने के लिए लीग, डिप्रेस क्लासेस लीग, विधान मंडलों एवं नौकरियों में स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की मांग करता है। वॉल्यूम 17 पार्ट 2 पेज नंबर 505। तो यहां पे जो फंडामेंटल डिफरेंस ये था कि डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि जो डिप्रेस क्लासेस है वो हिंदू नहीं है, और सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग उस समय भी कर रहे थे, कैबिनेट मिशन के आने तक उस समय भी कर रहे थे। लेकिन जगजीवन बाबू कह रहे थे कि शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म के लिए उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां दी थी। ये फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों के बीच, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा। उनका चिट्ठी जो है 1937 का है और जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 का है। इसको ध्यान में रख के पढ़ा जाना चाहिए। और साथियों से अपील है कि जो लोग शोध कार्य कर रहे हैं कृपया ज्यादा से ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की कोशिश करें। तो ये था बाबू जगजीवन राम परिनिर्वाण विशेष जगजीवन का पत्र अंबेडकर के नाम। शुक्रिया साथियों, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। थैंक यू दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। जय भीम।